हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और अभी तक जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी कंपनी स्पेक्ट्रम के बारे में और जो कंपन की जो विधाएं होती हैं, वाइब्रेशंस के जो मूड होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं, जो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास कोई भी अणु होता है वो किस प्रकार से कंपन करता है। उसको क्या करते हैं कि मॉडल के रूप में समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने जो अपना घूर्णन स्पेक्ट्रम था उसमें हम लोगों ने जो घूर्णन स्पेक्ट्रम था कि भाई कोई भी अणु है जो घूर्णन स्पेक्ट्रम किस तरीके से करता है उसको हम लोगों ने रिजिड रोटेटर के रूप में पढ़ा था। उसी प्रकार हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। देखिए, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम था उसमें हम लोगों ने क्या माना था कि जो हमारे पास कोई भी अणु है वो क्या है, एक रिजिड रोटेटर के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? रिजिड रोटेटर के रूप में रहता है। और रिजिड रोटेटर में क्या था कि इसके जो अणु के जो दो परमाणु थे वो क्या करते, एकदम से निश्चित स्थिति में एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक फिक्स स्थिति में एक दूसरे से बंधे हुए थे। तब क्या कर रहे थे, वो अपनी जगह पे घूर्णन कर रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, जो अपना रिजिड रोटेटर है वो क्या करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। उससे जुड़े हुए जो दो परमाणु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन करने लग जाते हैं। और देखो, आप सबको पता है कि साम्य अवस्था के अकॉर्डिंग जब क्या होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लग जाता है तो उसमें क्या होने लग जाते हैं, कंपन होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, कंपन होने लग जाते हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, जो हम लोगों ने रिजिड रोटेटर जो मान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जो अपने दो परमाणु एक दृढ़ स्थिति में बंधे हुए हैं, तो वो क्या है, हम लोग उसको ये बोल सकते हैं, जो जिसके द्वारा वो बंधे हुए थे वो एक प्रत्यास्थक था। इसका मतलब जो बंध लंबाई थी वो क्या थी, प्रत्यास्थक के रूप में थी, जिसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। ये बात होती है। अब देखो, जब हमारा रिजिड रोटेटर है वो क्या करने लग जाएगा, अपनी गति में परिवर्तन करने लग जाता है, अपनी जो परमाणु है उनकी स्थिति में परिवर्तन होने लग जाता है, तो वो क्या है, एक हमारे पास किसके रूप में वो काम करने लग जाता है, एक सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र के रूप में काम करने लग जाता है। यह जो अपना रिजिड रोटेटर था वो किसके समान हो जाता है, वो समान हो जाता है सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र के समान हो जाता है। और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो हमारा कंपन स्पेक्ट्रम है हम उसको इस मॉडल के आधार पर समझेंगे। जो सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र जो मॉडल है उसके आधार पर हम लोग इसको समझेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसएचएम, या फिर इसका फुल फॉर्म देखिए तो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सीलेटर मॉडल कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक गति होती है वो क्या होती है। जो सिंपल हार्मोनिक गति होती है वो क्या होती है, जैसे मैं बात करता हूं किसी, जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, कोई कील लगी हुई है दीवार में और उस पे क्या बांध दिया मैंने, इस पे एक बांध दिया पेन, एक रस्सी से मैंने क्या गेंद लटका दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे धक्का मारता हूँ। क्या करता हूँ, इस पे धक्का मारता हूँ। जैसे मैंने इस तरफ धक्का मारा तो ये क्या करता है, अपनी गति के इर्द गिर्द क्या करने लग जाता है, ये गति करने लगता है। पहले इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। क्या करने लगता है, गति करने लग जाता है। और इस प्रकार की जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य हार्मोनिक गति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सामान्य हार्मोनिक गति कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग इसमें किस तरीके से समझेंगे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अणु है जिसके दो परमाणु है ए और बी। हमारे पास क्या है कि कोई अणु है जिसके दो परमाणु है, मेरे पास क्या ए और बी है। जैसे पहले ये अपनी साम्य अवस्था में इधर थे। ठीक है, ये क्या है, इनकी साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था में है ये अभी। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, साम्य अवस्था में है। लेकिन क्या होता है, लेकिन इनमें ये होने लग जाता है, ये अपनी क्या है, जब इसको हम खींचकर छोड़ते हैं तो ये क्या करने लग जाता है, ये कभी तो अंदर आने का है, कभी बाहर। इस तरीके से जो अपनी स्प्रिंग होती है, जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग को देखा होगा, जैसे आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हो तो क्या है, वो अपने अंदर बाहर ऐसे करने लग जाती है। क्या करने लगते हैं, और इस प्रकार की जो गति होने लग जाती है, एक उसमें क्या है, निश्चित समय अंतराल बाद में क्या करने लग जाती है, वो अपनी गति को दोहराता रहता है। क्या करने लगता है, गति को दोहराता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। देखो, इसमें भी यही होगा। हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, अणु है जिसमें दो परमाणु है ए और बी है, जो साम्य अवस्था में है। और जब क्या करने लग जाता है, जैसे ये पास में आएंगे या फिर दूर जाएंगे, इस तरीके से क्या करने लगता है, अपनी जो साम्य अवस्था है इसके आधार पर क्या करने लगते हैं, गति करने लग जाते हैं। ठीक है, और इसका जैसे ये पास में आया, पास में आएगा, जैसे ये क्या करते हैं, जैसे कंप्रेस हुआ, ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या है, इसकी साम्य अवस्था के जो विपरीत है वो क्या करने लगता है, फोर्स काम करने लग जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो, जैसे मेरे पास क्या था, ये यहाँ पे ए और बी था, ये अंदर की ओर क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। जैसे अक्षवन दूरी कंपन हो गया, इधर से भी अक्षवन दूरी कंपन क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो ये क्या करने जाएंगे, इसकी दूरी को वापस क्या करते, जैसे कंप्रेस हुआ तो ये क्या करेगा, इस पे एक बल लगेगा, इस पे क्या है, रिस्टोर्सिंग फोर्स लगेगा, जो इसको साम्य अवस्था में लेके जाएगा उसको।
जो इसकी साम्य अवस्था थी, जैसे ये क्या होगा, कंप्रेस हो गया, तो इस पे बल लगेगा, क्या करेगा, एक बल लगेगा जो इसको वापस इसके साम्य अवस्था में लेके जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिस्टोर्सिव फोर्स कहेंगे, जो इसको क्या है, इसकी साम्य अवस्था में लेके जाएगा। इसी प्रकार जैसे क्या होगा, ये अपनी साम्य अवस्था से बढ़ जाता है, क्या है, अपनी आकार में बढ़ जाता है, तो इसमें क्या है, उसके आकार को कम करने के लिए वापस इस पे क्या कर ले, क्या क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जिसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रिस्टोर्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं कि रिस्टोर्सिव फोर्स कहते हैं। और जो इस प्रकार का जो मॉडल होता है उसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार के मॉडल को कहा जाता है सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें देखो जो हमारे पास जो बल लगेगा, इसमें जो इसमें क्या है, जो रिस्टोर्सिव फोर्स लगेगा, उसमें क्या होता है, हुक ने एक बताया, जो हमारे पास जो दोलित्र मॉडल होते हैं उसमें हुक ने बताया कि जो इसमें क्या होता है, जो इसमें बल लगता है ना, जो रिस्टोर्सिव फोर्स लगता है ना, जिसको हम हिंदी में बात करें तो प्रत्यानयन बोलते हैं, जो प्रत्यानयन बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसमें जो विस्थापन होता है, इसकी जो साम्य अवस्था में या तो फिर कम या फिर ज्यादा होता है ना, तो उस विस्थापन के समानुपाती होता है। तो हुक ने क्या बताया, जो अपना दोलित्र मॉडल था उसमें हुक ने क्या बताया कि जो इसमें जो प्रत्यानयन बल लगता है, जो रिस्टोर्सिव फोर्स लगता है, वो किसके समानुपाती होता है, वो जो इसकी साम्य अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसके समानुपाती होता है। तो हुक ने क्या बताया, तो देखिए, माना, पहले तो लिख लीजिए कि माना हम लोग क्या मान रहे इसमें, माना किसी अणु के दो परमाणु ए व बी क्रमशः M1 व M2 द्रव्यमान के हैं। ठीक है, इसका जो मास है वो कितना है, मान लेते हैं हम लोग, इनका M1 M2 इसका क्या है, M1 M2 द्रव्यमान के हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अपनी साम्य स्थिति के आधार पर क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं, और यह अपनी साम्य अवस्था से क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक गति कर रहे हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य हार्मोनिक गति कर रहे हैं। हार्मोनिक गति करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक सामान्य हार्मोनिक गति कर रहे हैं, तो इसका इस प्रकार का जो मॉडल हमारे सामने बन जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल हो जाएगा। और इसमें हुक्स ने क्या बताया, जो हुक नाम का एक वैज्ञानिक थे, इसमें तो क्या बताया, हुक ने बताया, क्या बताया हुक ने ये बताया, जो प्रत्यानयन जो बल होता है, जो हमारे पास जो रिस्टोर्सिव फोर्स है, वो किसके समानुपाती होता है, जो इसकी साम्य अवस्था में जो परिवर्तन होता है ना, इसकी जो साम्य अवस्था से जो परिवर्तन होता है इसकी स्थिति में, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे अक्स मान लिया ना, इसके समानुपाती होता है। तो हुक ने क्या बताया, जो प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, इसको रिस्टोर्सिव फोर्स है ना, वो क्या है, प्रत्यानयन बल है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यानयन बल। तो हुक ने बताया प्रत्यानयन बल उसकी स्थिति में हुए परिवर्तन का मतलब हम विस्थापन बोल सकते हैं, क्योंकि स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, विस्थापन तो होगा ना, जैसे पास में आता तो भी विस्थापन होता है, दूर जाएगा तो भी विस्थापन होता है, तो स्थिति में परिवर्तन के समानुपाती होता है। क्या है, इसकी स्थिति के समानुपाती होता है। तो क्या होता है इसमें जो फोर्स होता है वो किसके समानुपाती होता है, अपना डेल्टा अक्स के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, डेल्टा अक्स के समानुपाती होता है। अगर इसको आगे हम लोग बोलते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के अक्स, के डेल्टा अक्स बोल दीजिए इसको, ठीक है, के डेल्टा अक्स के बराबर होता है। और जो यहाँ पर हमारे पास ये जो है, जो के हमारे पास है वो क्या है, ये जो के है वो क्या हमारे पास, वो है फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या है, बल नियतांक है, के बराबर क्या है हमारे पास, बल नियतांक है, क्या है, बल नियतांक है हमारे पास, जो के है वो क्या है, बल नियतांक है, क्या है, बल नियतांक है। और जो यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, जो नेगेटिव चिन्ह है, वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है क्या है, जो अपना प्रत्यानयन बल है वो किसके विपरीत है, इसकी जो डिस्टेंस हो रही है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में है। जो नेगेटिव चिन्ह है वह दर्शाता है
वह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल जो विस्थापन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में है, विस्थापन के विपरीत दिशा में है। क्या बताया? जो हुक था उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास जो रिस्टोर्सिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल होता है, वो किसके समानुपाती होता है? यहाँ पे जो इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है उसके समानुपाती होता है। इसको सोल्व करते तो क्या आता है? माइनस के डेल एक्स। यहाँ पे जो के है वो क्या है? फोर्स अपने पास क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, जिसको बल नियतांक बोलते हैं हिंदी में। और ये क्या हो जाए? जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? जो अपना प्रत्यानयन बल है वो किसके विपरीत दिशा में है? अपना जो विस्थापन हो रहा है इसकी विपरीत दिशा में। इसका मतलब है जो प्रत्यानयन बल का कार्य ये है कि जो इसमें स्थिति में परिवर्तन होता है उसे उसकी साम्यावस्थित स्थिति में लेके जाना। जो पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति में लेके जाना, वो क्या करना? प्रत्यानयन बल है। अब हम लोग मानते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है, यहाँ पे जो सिंपल दोलित्र जो मॉडल है, इसमें ये क्या कर रहा है? जो अपने ए और बी जो परमाणु है वो अपनी साम्य स्थिति के आधार पर क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसकी जो आवर्ती संख्या होगी उसका व्यंजक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका सिंपल हार्मोनिक जो अपना दोलित्र होता है उसके लिए जो उसकी आवर्ती होती है उसकी क्या है? उसका जो व्यंजक है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सरल गतिक हार्मोनिक दोलित्र के रूप में तो हमारे पास मॉडल है। तो ये क्या है? तो जो सरल गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल, दोलित्र के लिए जो आवर्ती का मान होता है, आवर्ती को निम्न व्यंजक से हम क्या कर सकते हैं? इसको दर्शा सकते हैं, निम्न व्यंजक से व्यक्त कर सकते हैं, निम्न व्यंजक से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए जो व्यंजक है वो क्या है हमारे पास? तो देखिए इसके आवर्ती को हम निम्न व्यंजक से कर सकते हैं, और वो व्यंजक क्या हमारे पास? वो है v बराबर क्या होता है हमारे पास? v बराबर होता है 1/2 पाई, v बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन न्यू। इससे हम लोग इसकी आवर्ती होती है उसको हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे जो k है वो क्या है अपने पास? वो कौन सा है? बल नियतांक है। जो k है वो क्या है? बल नियतांक है। और जो म्यू है हमारे पास वो क्या है? रिड्यूस्ड मास है। क्या है? रिड्यूस्ड मास है, जो किसके बराबर होता है? m1 m2 बटे m1 प्लस m2 के बराबर होता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो यहाँ पे जो अणु है जो क्या कर रहा है? यहाँ पे जो दोलन कर रहा है, हमारे पास जो दोलित्र के रूप में इसको काम ले रहे हैं, तो उसकी जो आवर्ती है, जो इनके दोलन करने की जो आवर्ती है, कि भाई एक निश्चित समय बाद में क्या करते रहेंगे? अपनी गति को दोहराते रहेंगे ना। ये तो ये क्या है? इसकी आवर्ती को भाई 1 मिनट के लिए या फिर एक निश्चित समय में हम लोग क्या करेंगे? इसकी आवर्ती की गणना इससे कर सकते हैं। इस व्यंजक से हम आसानी से इससे कर सकते हैं। तो ये बात होती है किसके बारे में? उसकी जो आवर्ती है उसके बारे में। अब हम लोग इससे क्या है? इसकी आवर्त संख्या भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसकी जो आवर्ती संख्या है उसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जो अपनी आवर्ती होती है उससे आवर्ती संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? इसमें दोनों तरफ क्या दे देंगे? इसमें c का भाग दे देंगे। इसमें जो दोनों पद हैं उनमें क्या कर देंगे? c का भाग देंगे। तो देखिए आवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए, आवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। करने के लिए समीकरण 1 में दोनों तरफ c का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? c का भाग देंगे। जब इन दोनों पदों में हम लोग क्या करेंगे? c का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो हमारे पास आवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए जो आवर्ती संख्या होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आवर्ती संख्या बराबर हो जाएगा, इसमें भाग दीजिए, v में c का भाग दीजिए, ठीक है, और इसमें भी c का भाग दीजिए, 1/2 पाई c का भाग दे दीजिए इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट के न्यू। इस प्रकार से मेरे ये निकल के आता है। और इसको आगे मैं बोलता हूं तो आवर्ती संख्या को किसे दर्शाते हैं? जो v के ऊपर क्या है? बार लगा देते हैं, ये आवर्ती संख्या को दर्शाता है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है अपने पास 1/2 पाई c अंडर रूट के अपॉन न्यू। तो ये
क्या निकल कर आती है हमारे पास, ये निकल कर आती है उसकी आवर्ती संख्या निकल कर आती है हमारे सामने। तो इसको लिख लीजिए, जो आवर्ती संख्या है वो इतनी होती है, किसी भी जो हमारे पास जो दोलक होता है उसकी जो आवर्ती संख्या है वो इसके बराबर होती है। और आपको पता है जो आवर्ती संख्या होती है वो किसमें होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। किसमें होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। तो इसको लिख लीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सिंपल हार्मोनिक जो हमारे पास दोलित्र होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए यहां से मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलो, तो सिंपल हार्मोनिक जो दोलित्र होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किस व्यंजक के द्वारा हम लोग इसको दर्शा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो अपना सिंपल हार्मोनिक दोलित्र होता है, सरल गतिक हार्मोनिक दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा, दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि देखो जो भी कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसमें कुछ ना कुछ उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है। वो गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा जाता है या फिर हमारे पास देखो कोई भी मॉलिक्यूल है वो गुरुत्वीय क्षेत्र में तो रखा ही जाता है, तो उसकी वजह से उसमें क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण क्या है उसमें कोई ना कोई ऊर्जा होती है और वही क्या होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर हम लोग उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो भी उसके पास ऊर्जा होगी, वो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, कंप्लीट जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है उसकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जो भी वो जिस क्षेत्र में उसको रखा जाता है उस क्षेत्र के कारण उसमें कोई ना कोई ऊर्जा होती है, उसको क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो देखिए जो स्थितिज ऊर्जा है उसको, स्थितिज ऊर्जा को निम्न व्यंजक से, निम्न व्यंजक से, निम्न व्यंजक से व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको निम्न व्यंजक से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उन लोग उसको हम लोग बोल सकते हैं v अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के डेल अक्ष स्क्वायर बोल देंगे इसको। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 1/2 के अक्ष स्क्वायर। तो ये क्या होती है हमारे पास, जो कोई भी दोलित्र होता है उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो हम लोग इसको आसानी से इससे दर्शा सकते हैं। आगे देखिए, और आगे इसमें क्या होता है, जो अपना सिंपल जो अपना दोलित्र होता है, सरल हार्मोनिक जो दोलित्र होता है, सरल हार्मोनिक दोलित्र के लिए, जो सरल हार्मोनिक दोलित्र होता है उसके लिए जो श्रोडिंगर समीकरण जो होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है ना, जो इसको क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बारे में हम लोग। तो देखिए जो सरल हार्मोनिक दोलित्र के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो देखिए तो वो क्या होती है, वो होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डी अक्ष स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, कोष्टक में होता है इसके ईवी माइनस 1/2 के अक्ष स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होती है, कोई भी हमारे पास जो हार्मोनिक दोलित्र होता है उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो इसके बराबर होती है। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे जो आपके फर्स्ट यूनिट है, जो क्वांटम मैकेनिक्स वाली जो यूनिट है, क्वांटम यांत्रिकी की जो यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अपना जो हार्मोनिक दोलित्र होता है उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसको किस तरीके से निकाला जाता है उसकी हम लोग गणना करेंगे। अब देखो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास क्या है, जो सरल दोलित्र है उसके लिए जो ऊर्जा स्तर होंगे उनमें जो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा की उसका व्यंजक हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा, इस समीकरण को हल करने पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्या है, दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। और वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा ईवी किसके बराबर आएगा, वो आएगा हमारे पास किसके v + 1/2 h न्यू। ये किसके बराबर आएगा, v बराबर Ev बराबर क्या है, v + 1/2 h न्यू। और यहाँ पे Ev मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग क्या है, दोलित्र में क्या होते हैं, कंपन होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या बता दिया मैंने इसको, जो कंपन की ऊर्जा बोल सकते हो या फिर अपना जो दोलित्र है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो। तो इस व्यंजक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो दोलित्र है वो कंपन करता रहता है तो उसमें जो ऊर्जा स्थिर होते हैं उनकी क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। जैसे और यहाँ पर जो v है वो क्या है, v बराबर क्या है, इसमें वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है। क्या है, वाइब्रेशन
क्वांटम नंबर है, क्या है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है, जिसको क्या है ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है ना। जो कंपन के जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी संख्या है, जिसका मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 4, इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं कि हमारे पास कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो कंपन कर रहा है तो उसके जो ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो ऊर्जा स्तर के लिए जो जिस ऊर्जा स्तर के लिए क्या है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऊर्जा स्तर में जो कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी हम लोग क्या बता सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा बता सकते हैं इस मॉलिक्यूल के, इस व्यंजक के द्वारा। जो ये व्यंजक हमारे सामने आया है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है किसी भी ऊर्जा स्तर में उसकी गणना हम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं J बराबर 0 बराबर बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कोई भी मॉलिक्यूल है वो कहां पर है J, इसके जो V बराबर 0 के बारे में बात करते हैं, जो अपना जो कंपन के जो ऊर्जा स्तर है वहां पर क्या है 0 स्तर पर है, ठीक है, उसका मान क्या है 0 पर, मतलब ग्राउंड स्टेट पर है, तो उसके लिए ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो देखिए इसके लिए ऊर्जा कितनी होगी, इसमें इसका मान रखिए V का मान रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगी जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, वो V बराबर क्या होता है, वो होगा V का मान रखिए, V बराबर क्या है इसमें देखो V का मान रखेंगे तो V का मान कितना है इसके लिए 0 प्लस में 1/2 ये h न्यू, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 h न्यू, किसके बराबर, जो अपना ग्राउंड स्टेट पर जब मॉलिक्यूल रहेगा, कोई कंपन करता हुआ मॉलिक्यूल जो कहां पर है, कहां पर है, अपने ग्राउंड स्टेट में है, तो उसके लिए जो ऊर्जा का मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/2 h न्यू के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कोई भी कंपन करता हुआ मॉलिक्यूल है उसके लिए जो ऊर्जा का मान है वो कभी भी शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसकी ऊर्जा होती है। जैसे हम लोगों ने बात की थी, जो हमारे पास जो अपने मॉलिक्यूल में जो परमाणु थे वो कहां पर था, उसके जो ग्राउंड स्टेट थी उस पर था, लेकिन वहां पर भी क्या है, वहां पर भी जो उसकी ऊर्जा है वो कितनी है 1/2 h न्यू है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंपन करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो ऊर्जा का मान होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है, परम शून्याङ्क की ऊर्जा भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, परम शून्याङ्क की ऊर्जा भी कहा जाता है। और इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कभी भी स्थिर नहीं होता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल के पास क्या है कुछ ना कुछ एनर्जी है तो वो अपनी गति में परिवर्तन जरूर करेगा, अपनी स्थिति में भी परिवर्तन जरूर करेगा। तो इसकी वजह से इससे एक और चीज सिद्ध होती है कि जो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत था उसको भी क्या करता है, ये फॉलो करता है, उसको भी ये क्या करता है, उसको एकदम से सटीक सही तरीके से क्या करता है, उसको सिद्ध करता है। क्योंकि यहाँ पर देखो जो मॉलिक्यूल है वो कहां पर है, अपने जीरो लेवल पर है, ग्राउंड स्टेट पर है, लेकिन फिर भी उसके पास कितनी ऊर्जा है 1/2 h न्यू है। और इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी भी कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं परम शून्याङ्क की ऊर्जा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परम शून्याङ्क की ऊर्जा भी कहा जाता है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमारे पास जो अपना क्या है सरल गतिक हार्मोनिक दोलित्र होता है उसमें जो अपनी शून्य क्या है परम शून्याङ्क की ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में बताइए, जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है उसके बारे में बताइए और उसका मान लिखिए। तो आपको क्या बताना है कि जब भी हमारे पास क्या है कोई भी मॉलिक्यूल कंपन करता रहता है तो उसका जो ग्राउंड स्टेट होती है V बराबर 0 होता है, जो ऊर्जा स्तर का मान 0 होता है, तो उसमें भी क्या होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 h न्यू के बराबर होती है। इसी को क्या कहा जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है या फिर परम शून्याङ्क की ऊर्जा कहा जाता है। ये बात होती है किसके बारे में, उसके ऊर्जा स्तरों में जो परमाणु है, जो पार्टिकल्स, उनकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो अपना सरल आवर्ती जो अपना दोलित्र है उसके जो ऊर्जा स्तर है उनमें ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। देखो जो अपना सरल आवर्ती जो दोलक था, अपना जो दोलित्र था उसमें ऊर्जा स्तरों के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सरल हार्मोनिक दोलित्र के ऊर्जा स्तर। देखिए तो अगर हमारे पास क्या है कोई भी मॉलिक्यूल को हम लोग किसके रूप में मान रहे हैं, अपने सिंपल हार्मोनिक जो अपना मॉडल था उसके बारे में उसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं। तो देखिए जो हमारे पास उसके जो ऊर्जा स्तर जैसे हम लोग मान लेते हैं दो पास वाले जो ऊर्जा स्तर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक तो मान लेते हैं V है और एक दूसरा कौन सा हमारे पास V+1 है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, जो इनकी ऊर्जा होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो इनका जो ऊर्जा अंतराल होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा E के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इस ऊर्जा स्तर में से अगर इस ऊर्जा स्तर में से इसकी स्थितिज ऊर्जा में से इसकी स्थितिज ऊर्जा कम कर देता हूं तो हमारे पास डेल्टा E आ जाएगा ना, जो ऊर्जा अंतराल होगा वो इसके बराबर आ जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है, हमारे पास जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो EV होता है वो किसके बराबर होता है, जो EV होता है किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, V+1/2 h न्यू के बराबर होता है ना। तो इसमें मान रख दीजिए इन दोनों ऊर्जा जो अपने क्या है कंपन ऊर्जा स्तर है उनका मान रखिए। तो मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डेल्टा E आ जाएगा। दोनों का जो ऊर्जा स्तर का जो है
इसकी स्थिति ऊर्जा और इसकी स्थिति ऊर्जा, इनका दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दोनों ऊर्जा स्थिर है उनकी ऊर्जा का अंतराल मेरे पास आ जाएगा। देखिए कीजिए आप लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे इसका मान रखेंगे, तो मान रखिए v का मान रखिए इसमें, तो v का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, v का मान रखिए तो v का मान कितना, v+1 है, v का मान क्या है, v+1 है, प्लस में 1/2 है और ये क्या इसके साथ में h न्यू है, इसमें से घटा दीजिए इस v का मान रखिए, तो v का मान रखिए, v का मान v है प्लस में 1/2 h न्यू है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है। इन दोनों में h न्यू f न्यू सेम है तो इसको तो एक बार साइड में रख लीजिए। ठीक है, दोनों को साइड में रख लीजिए, जो h न्यू था इन दोनों को कॉमन लेके हम लोगों ने साइड में रख लीजिए। अब क्या है, इनको दोनों को सोल्व करती जाइए आप, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्टक को ओपन कर दीजिए, v+1 + 1/2 हो जाएगा, नहीं इसको ओपन कर दिया मैंने, जैसे इसको यहाँ से था इसको ओपन कर दिया। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या है, h न्यू कॉमन हो गया साइड में, ये माइनस का हो जाएगा v और साथ में क्या है, ये था माइनस का, कोष्टक ओपन हुआ तो माइनस प्लस माइनस हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है। इसको कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v+1 + 1/2 माइनस v माइनस 1/2, माइनस का v प्लस का v 1/2 इसका मतलब क्या आया, मेरे पास कोष्टक में 1 आया और इसके जो बाहर था वो क्या है, h न्यू है और ये भी क्या आ जाएगा, h न्यू। क्या मतलब कि डेल्टा E जो ऊर्जा अंतराल होगा, दो ऊर्जा स्तरों के मध्य में जो ऊर्जा अंतराल होगा वो किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर होगा। तो जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे जो अपना ऊर्जा स्तर है, जो दोलित्र के जो ऊर्जा स्तर होंगे उनके जो बीच की जो दूरियां रहेंगी वो क्या रहेंगी, सभी के लिए समान रहेंगी। क्या रहेंगी, सभी के लिए समान रहेंगी, जो किसके बराबर रहेगी, h न्यू के बराबर रहेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने निकाला था ना, जो किसके मान निकाले थे हम लोगों ने, एक जो v बराबर 0 था तब उसके जो स्थिति ऊर्जा थी वो किसके बराबर थी, देखिए जो जब हमारे पास क्या था, v बराबर 0 था, जो ऊर्जा स्तर था वो 0 पर था, तो उसकी स्थिति ऊर्जा जो मेरे पास थी वो क्या आई थी हमारे पास, 1/2 h न्यू के बराबर आई थी ना। इसी प्रकार जैसे हम लोग 1 के लिए निकालेंगे तो जो ev होगा उसको किसके बराबर आएगा, 3/2 h न्यू के बराबर होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप लोग मान रख लीजिए, जैसे आपको बताता हूँ v+1/2 में इसका मान रख लीजिए आप। हम लोग क्या मान रहे हैं, v बराबर 1 मान रहे हैं तो v का मान रख दीजिए इसमें 1 + 1/2 h न्यू, जोड़ दीजिए इन दोनों को, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 h न्यू। तो मेरे पास मैंने क्या बताया, यही तो बताया है, जो हमारे पास E1 जो हमारा v1 जो हमारा ऊर्जा स्थिर रहेगा उसके लिए स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा, 3/2 होगा। और आगे जैसे बात करते हैं v बराबर 2 के लिए बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/2 h न्यू। इसी प्रकार जैसे बात करते हैं v3 के लिए तो उसका कितना आएगा, 7/2 h न्यू आएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो ऊर्जा अंतरालों में जो हमने जो ऊर्जा स्थिर है उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, हमारे पास h न्यू के बराबर आता है। सभी में क्या होता है, समान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सभी में समान प्राप्त होता है। जो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक जैसे आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, देखो इसमें किस तरीके से हमें वो प्राप्त होंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग इधर तो कर लेते हैं इसकी, जैसे इधर तो कर लेते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, जो बंद दूरी है वो लिख देते हैं नीचे, तो बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, और इधर मान लेते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस अक्ष पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है और इस पर क्या है, अपना बॉन्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका तो इस तरीके से बनाते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे ये वाले जो ऊर्जा स्तर है मेरे पास क्या है, ये वाइब्रेशन ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, वाइब्रेशन ऊर्जा स्तर। जैसे मान लेते हैं J बराबर 0 है, ये J बराबर 1 है, सॉरी V बराबर, J तो घूर्णन के लिए होता है ना, तो इसको V बराबर होता है, V बराबर 1 है, V बराबर 2 है, V बराबर 3 है, V बराबर 4 है। तो मेरे पास क्या है, ये सभी क्या है, मेरे पास कंपन के जो ऊर्जा स्तर है वो है। और अगर हम लोग बात करें तो देखो 0 पर हमारे पास जो एनर्जी थी वो किसके बराबर थी, 1/2 h न्यू के बराबर थी। इसके बाद बात करें तो 3/2 h न्यू थी। अगर दो ऊर्जा लेवल था उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी थी, 5/2 h न्यू थी। 3 था तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, 7/2 h न्यू। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो 9/2 h न्यू। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास जो क्या है कंपन के जो ऊर्जा लेवल है वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है जो एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा है उसके मान भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर हम लोग बात करें जो इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी समान होगी, और जो ये क्या है इधर से हम लोग बात करें तो ये मान जो इनका ऊर्जा अंतराल आएगा वो भी किसके बराबर आएगा, h न्यू के बराबर आएगा। किन्हीं भी दो हमारे पास जो ऊर्जा स्तर है उनका जो आप क्या करेंगे, उनका जो एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, h न्यू के बराबर आएगा। तो ये बात होती है किसके बारे में, जो अपना हार्मोनिक दोलित्र होता है उसके ऊर्जा स्तर के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास जो कंपन मॉलिक्यूल जो कंपन कर रहा है उसके सिलेक्शन रूल के बारे में, कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में कंपन होने के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया ना कि मतलब जो हमारे पास जो दोलित्र है, अपना जो सरल हार्मोनिक दोलित्र है, उसमें जो ऊर्जा के जो कंपन ऊर्जा के जो स्थिर हैं, उनकी जो स्थिति ऊर्जा का जो अंतराल है वो किसके बराबर आता है, एच न्यू के बराबर आता है। जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊर्जा लेवल जो बढ़ते जाएंगे, अगर किसी भी दो ऊर्जा लेवल पे जो दो पास पास में वाले जो ऊर्जा लेवल है उनका अगर आप क्या बोलेंगे ऊर्जा अंतराल निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास एच न्यू के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, एच न्यू के बराबर आता है। तो अब लिख लीजिए अपना क्या, जो अपना चयन नियम था, चयन नियम जिसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल है वो कंपन करेगा तो उसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है। क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है। जो प्लस वन होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विकिरण का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। विकिरण का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ठीक है। और अगर माइनस वन है, माइनस वन है तो इसका मतलब क्या है, विकिरण है वो क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। विकिरण क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है वो क्या है, जैसे यहां पर है इसके v बराबर 0 है, v बराबर 1 है, v बराबर 2 है, इस प्रकार से है। तो देखो जो सिलेक्शन रूल है वो किस तरीके से कार्य करता है। ये जो 1 है, 1 का मतलब ये है कि जो अपना मॉलिक्यूल होगा उसमें जो दो ऊर्जा स्थिर होंगे तो वो क्या करता है, अपने से जहां पर जैसे मेरे पास ये क्या है v बराबर 0 है तो उसमें क्या करेगा, ये उसी ऊर्जा लेवल में जाएगा जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल है वो किस में जाएगा, अगर इसमें क्या कर देता हूं मैं एक और ऊर्जा स्थिर जोड़ देता हूं तो उसमें चला जाएगा, जो क्या होगा अपने सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास v बराबर 0 पर है तो प्लस 1 का मतलब क्या है, विकिरण इस पे डालेंगे तो उससे क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा और वो किस पर चला जाएगा, जैसे v बराबर 0 से 1 पर चला जाता है। अब यहाँ पे देखो जैसे मानते हैं यहाँ पर क्या पार्टिकल है, फिर उस पर ऊर्जा डालते हैं तो जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो अपना पार्टिकल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने से ऊपर वाले ऊर्जा लेवल पर जाएगा, जब कब, जब वो क्या करे, विकिरण से जो ऊर्जा है वो अवशोषित करता है तो। लेकिन जब हमारे पास क्या है, जो उसका क्या करता है, उत्सर्जन करता है, तो क्या है, जैसे मेरे पास मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, v बराबर 2 है, ये क्या है, v बराबर 1 है, ये क्या है, v बराबर 0 है, ये भी क्या अपनी ऊर्जा स्थिर तो है। तो जैसे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पार्टिकल, ठीक है, वो क्या करता है, -1 करेगा, जो अपना क्या है उत्सर्जन करता है विकिरण का। तो -1 का मतलब क्या है, अपने से नीचे वाले क्या किसमें आ जाएगा, ऊर्जा लेवल में आ जाएगा, तो यहाँ से इसमें आ सकता है। इसके बाद अगर फिर से करता है तो यहाँ से इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अपना कोई भी मॉलिक्यूल है वो या तो क्या करेगा, जो अपनी विकिरण है उसको अवशोषित करेगा या फिर उत्सर्जित करता है। तो वो क्या करता है, अपने से समीप वाले, अपने से जस्ट पास वाले ऊर्जा लेवल पर जाता है या फिर अपने से पास वाले ऊर्जा लेवल में आता है। तो ये क्या कहता है, इसका सिलेक्शन रूल कहता है। क्या कहता है, सिलेक्शन रूल कहता है। तो ये बात होती है किसके बारे में, अपने कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में बात होती है, कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में बात होती है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है जो अपने पास जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी भी जो कंपन ऊर्जा लेवल होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल है उनकी जो स्थिति ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होती है, वो होती है अपने पास EV जो होती है वो किसके बराबर होती है, v + 1/2 h न्यू के बराबर होती है। इसमें से देखो आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपको ये पूछ सकता है कि जो अपना जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो कंपन कर रहा है तो उसके लिए जो अपना क्या है सरल हार्मोनिक दोलित्र होता है उसका जो डेरिवेशन है वो समझाइए। साथ में आपको ये बोल सकता है कि कोई मॉलिक्यूल है तो उसको कंपन कर रहा है तो v बराबर 0 लेवल पर उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। आपसे ये भी पूछ सकता है v बराबर 0 लेवल पर उसकी ऊर्जा कितनी होगी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो मैंने आपको बताई थी ना 0 पॉइंट एनर्जी वो क्या होती है उसके बारे में बताइए। आपसे अगर छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है जो अपना क्या है जो कंपन स्पेक्ट्रम है उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कंपन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसको सरल आवर्ती जो सरल हार्मोनिक जो दोलित्र मॉडल से इसको समझाइए तो उसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टाइप के बारे में।